हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली आज हम लोग करने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से खत्म करेंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको बहुत ही मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस मैंने थोड़ा आगे पीछे कर लिया है। मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाने वाला था परसों नरसों की क्लास में, मतलब 2-3 लेक्चर पहले। लेकिन फिर मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ और मैंने आगे वाली चीजें कवर करा ली थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सुकून से देखना। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बस आप देखते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ, SUBS होता है ना, SUBSTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मैंने कहा समझ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कैसे समझना? सर, अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये रहा, मैंने कहा ये ए वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं बोल दूं एक्सपोजर लॉक है, चलो ठीक है। अगर मैं बोल दूं हमारे पास एक ये वाला वेक्टर है, मैंने कहा ये बी वेक्टर है, मैंने कहा ओके। तो सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये रहा हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और ये रहा हमारे पास बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? तो वो ये हो गया सर। मैंने कहा यार ये तूने क्या करा है? अरे सर, ये हमने ट्राइंगल लॉ लगाया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये किसके बराबर आ रहा है भाई? ये आ रहा है मेरे भाई सी वेक्टर के बराबर। जहां पे सी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने कहा ये क्या कर क्या दिया तुमने? बोले अभी आपने कल परसों नरसों, जब भी नेक्स्ट क्लास थी, लास्ट क्लास, उससे पहले की क्लास में आपने बताया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो पहले वाले वेक्टर के हेड को दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो। और जब आपने इन दोनों को हेड टू टेल ज्वाइन किया, तो तीसरा वेक्टर जो होगा, जो यहां से ड्रॉ किया जाएगा, जो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे जाएगा, उसको आप बोलोगे सी वेक्टर, जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा, ये चीज हमने ट्रायंगल लॉ से बोल दिया। ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे सेकंड चीज पूछूं, क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बताइए कितना होगा? तो आप आराम से बता दोगे। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी इंक भर लूं। हाँ, तो अब देखिए क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये आ गया था हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं इसे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप शायद बहुत इजीली बता दोगे। सर वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा देता हूँ और यहाँ इक्वल टू, ये तो खैर हमें पता है, इसको अभी आप इग्नोर मारो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो मैंने कहा समझ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी सम ही करना है तुझे। मतलब तू ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दे, लेकिन तू क्या कर, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर को आप जोड़ दो माइनस बी वेक्टर में। तो क्या इसमें कोई तकलीफ है आपको? है? एक बात बताना यार, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ दो। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब समझना मेरे भाई, अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और अगर ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा सी वेक्टर। ये तो हमें पता है सर, कुछ नया बताओ। मैंने कहा नया? नया ये समझ तू, मेरा ग्रीन पेन का ये रहा। नया ये समझ तू कि अगर तू बी वेक्टर में -1 का मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या वो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा? नहीं सर, समझ नहीं आया। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं 5 में -1 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो -5 हो जाएगा? बोले हाँ। अगर मैं 2 में -1 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो -2 हो जाएगा? बोले हाँ। ऐसे ही अगर मैं बी वेक्टर में -1 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा? बोले बहुत क्लियर बात है सर। तो एक काम करो, बी वेक्टर में -1 मल्टीप्लाई कर दो, तो एक वेक्टर उल्टी साइड में आ जाएगा सर, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। ओके, तो ये बी वेक्टर में ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब समझना, ये हो गया सर हमारे पास
माइनस बी वेक्टर। अब मैंने कहा समझ यार, एक बात बता, क्या अगर ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो एक बात बताओ मेरे भाई, समझियो, ये ए वेक्टर था, ये माइनस बी वेक्टर था, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो सर कुछ नहीं, ये रहा इनका रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया इनका रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को अगर मैं बोल दूं डी वेक्टर, ठीक है, तो डी वेक्टर क्या है, ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मुझे लग रहा है ये चीज थोड़ी कम समझ में आई है, तो मैं यहाँ पे एक और बार समझा देता हूँ। ऐसे समझो कि मेरे भाई ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये आ जाता है मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, तो ये तो दो वेक्टर का सम आ गया ना, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि सर अगर ये ए वेक्टर है, गौर से समझना, अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ, तो आपने क्या बोला, इस बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वेक्टर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेक्टर पलट जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर में बना देता हूं, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। ये हो गया मेरे भाई माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब समझना, अब समझना यार, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये आ गया हमारे पास इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि इसको आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी बोल सकते हो। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो बताओ किसी भी प्रकार का डाउट है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मुझे क्लियर करना था, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा यार, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। ज्यादा सवाल नहीं करना, एक ही सवाल करेंगे, उसी से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है सर। बस एक बार ये खत्म हो जाए ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब मेन वाला स्टार्ट होगा उसमें मजा आएगा यार। खैर, एक्सपोजर मेरा अनलॉक है, तो सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास, ठीक है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2a plus 3b vector and 2a minus 3b vector सॉल्यूशन। समझना, उसने आपसे बोला क्या है, उसने बोला है कि हमें रफ डायग्राम बना के दिखाओ 2a प्लस 3b वेक्टर का और 2a माइनस 3b वेक्टर का। तो उम्मीद है अभी आप इस सवाल को करने के योग्य होंगे। बोले कैसे? मैंने कहा समझ, सर मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास 2a वेक्टर। मैंने कहा हाँ यार। और मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास 3b वेक्टर। मैंने कहा बहुत शानदार। तो सर ये 2a वेक्टर, ये 3b वेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। मैंने कहा बस यही है, हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना था, ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना था किसका, इसका। मैंने कहा अभी तो ये हुआ है ना, ये भी बता। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमें बचपन से ही आता है। मैंने कहा कैसे, अभी तो सिखाया। देख, ये रहा मेरे पास मेरे भाई 2a वेक्टर, ठीक है। अब देखो 2a वेक्टर और ये -3b है, तो 3b को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब ये बनेगा हमारे पास, और ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो ये और ये हमें बेसिकली इनका रफ डायग्राम ड्रॉ करना था, वो हमने कर लिया। उम्मीद है अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही शांति से पढ़ा रहा हूँ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हड़बड़ी के, ठीक है। चलो ठीक है, एंड मेरा माइक ऑन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले 2 मिनट यार। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपोजर अनलॉक है मेरा, सब कुछ सही है, माइक भी ऑन है।
चलो क्या बोल रहा हूँ गौर से समझना। इफ 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 एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा। मान लो 2 मिनट के लिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है मेरे भाई, थीटा है। तो मैंने कहा तो सर उस केस में एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसे आराम से समझ सकते हो। ठीक है, कैसे समझना कि यार ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। कोई बोले कैसे आया, मैंने कहा समझ 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 समझ। मान ले ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं, और ये बी वेक्टर है। ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, और ये रहा इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर समझो। ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, मैंने कहा बी वेक्टर नहीं चाहिए, माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब ये हो गया हमारे पास माइनस बी वेक्टर। तो सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल तो ये हो गया। मैंने कहा हाँ, पहले क्या था, पहले ये माइनस बी नहीं था बी था, तो अगर मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है ऐसे, ठीक है, पहले था ये बी वेक्टर उल्टा, ठीक है, और ये था इनके बीच का एंगल, ठीक है ये। लेकिन अब क्या हुआ, आपने इस बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करके पलट दिया, तो अब हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला। अच्छा, अब समझना, ये वाला एंगल कितना था मेरे भाई, 60 था, और ये पूरा एंगल कितना है, 180 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 120। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 था, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। तो बस यही कंसेप्ट है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इतना क्लियर है क्या? ऐसे ही तुम मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि सर ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, मैंने कहा हाँ, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, मैंने कहा बहुत शानदार, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है, मान लेते हैं लेट सपोज 53 डिग्री, ठीक है, इनके बीच का एंगल है लेट सपोज 53 डिग्री। तो एक बात बताओ क्या, कि अगर ये मैंने ए वेक्टर बना लिया और बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस बी वेक्टर बना लिया, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बताओ, थीटा है, कितना होगा? अरे सर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 53 डिग्री, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 3 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो यार आपके हाथ में, ये देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर सर ये है ना, तो इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एक और सवाल से समझ लो। ठीक है, मान लो कि मेरे भाई ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और इनके बीच का थीटा अगेन मैंने बोल दिया 90 डिग्री है। ठीक है, 90 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 120 भी नहीं यार, कुछ और लेते हैं, 45 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, इनके बीच का एंगल क्या होगा? अरे सर ये होगा ना ए और बी के बीच का एंगल थीटा। कैसे? इसको जब आप आगे शिफ्ट करोगे, तो देखो ये चीज उठा के आपने यहां रखी, तो इनके बीच का एंगल थीटा आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? आपको क्या करना है, 180 माइनस 45 करना है, वो होगा आपका आंसर। मैंने कहा हाँ, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और जैसे ये आ गया, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि साफ साफ समझ में आ रहा है, 180 में से 45 माइनस करके आ रहे हैं, 135 डिग्री विल बी योर आंसर।
चेक कर लेना, ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं कह रहा था अभी तक चीजें बहुत इजी चल रही हैं, ठीक है, और आसान ही है। मतलब अगर आप बिल्कुल फंडामेंटली हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हो तो आपको चीजें आसान लगेंगी। अगर आप रटते रटते चलोगे तो आपको चीजें मुश्किल लगेंगी। एज वी ऑल नो, ये तो यार नॉर्मल सी बात है, तो होता ही है। जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो वो चीज थोड़ी इजी लगती है, जब चीजों को रटते हैं तो वो चीज थोड़ी मुश्किल लगती है। तो अभी जो भी कुछ समझाया उसको एक बार नोट्स वोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद नॉर्मल सी बातें रिवाइज किया करो, एक सांस में पूरा लेक्चर देखने की कोशिश किया करो। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कि सर मान लेते हैं क्या कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर होगा। मैंने कहा हाँ, यही बात है ना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर होगा। कोई बोल दे कि नहीं हमें तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप बोल दोगे आराम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। यही बोलोगे क्या? बोले हाँ सर यही बोलेंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं लग रही है। इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या अब बात करते हैं आगे। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ना होके 180 माइनस थीटा हो जाए तब क्या होगा? बताओ, ये चीज आपको समझानी है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ना होकर 180 माइनस थीटा हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर वो आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर है। तो हमें पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कब होता है? जब वो जुड़ते हैं। और 180 माइनस थीटा कब होता है? जब वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। कैसे बताया, कैसे बोल दिया? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि मेरे भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो, अबे आ जा यार, अभी तो इंक भरी है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने सिखा रखा है अभी आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अभी तक याद होगी। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब सर आप यहाँ पर हमसे कहीं ना कहीं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात कर रहे हो। मैंने कहा मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है डी वेक्टर। मान लेते हैं, सॉरी, इसका रिजल्टेंट है डी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से हमें डी वेक्टर मिला। अगर मैं बोलूं मेरे भाई डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलोगे यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो आप क्या बोलोगे? सर वो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब एक बात बता, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा और ये माइनस आगे आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। क्लियर है? इसका मतलब ये हमारे लिए काम की चीज आ गई। ये हमारे लिए काम की चीज आ गई। ये हम रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे। ये हम रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे ये चीज। ठीक है सर, आपने हमें सिखाया था कि अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर में जोड़ दूं और हमें सी वेक्टर मिले तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। और हमने इसको याद भी किया था। सिमिलरली अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। मतलब आपको सारी बातें भूल जानी है, जो भी कुछ बताया भूल जाओ। बस आप एक रिजल्ट याद रखो, क्या कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा। और अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटा दूं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। मतलब दो वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा।
और दो वेक्टर्स को अगर मैं घटा रहा हूं तो जो रिजल्टेंट आता है उसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर को जोड़ते हो तो उनके बीच का एंगल होता है थीटा, और थीटा होता है तो आपने ये फॉर्मूला सिंपली लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा की जगह यहाँ पे पुट कर दिया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे आ गया और ये हो गया हमारा रिजल्ट। क्लियर है इसमें बात? हम्म? समझ में आ रहा है ना? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या सर, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स को आपने जोड़ा था ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, तो जो सी वेक्टर मिला था उसका मैग्नीट्यूड ये था। अगर रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया अल्फा, मतलब सर देखो ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक है, सी वेक्टर ने अगर ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया था अल्फा, अगर मान लेते हैं, तो उस केस में हमें पता है फॉर्मूला होता था tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। यही था ना फॉर्मूला, बताओ। हम्म, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन ये कब था, जब रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया थीटा। मैंने कहा तो सर यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा अगर 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 यहां पर क्या है, रिजल्टेंट ने, ठीक है, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ, ऐसे समझ, ये ए वेक्टर है और ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर, या डी वेक्टर है ना यार रिजल्टेंट, ठीक है। अरे सर ए वेक्टर में अगर आप बी वेक्टर जोड़ते तो सी वेक्टर मिलता, ठीक है। अब आपने बी वेक्टर को पलट दिया तो जो ये मिल रहा है ये डी वेक्टर है। डी वेक्टर क्या है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा उनका रिजल्टेंट। तो अगर इस रिजल्टेंट ने, ठीक है, ये डी वेक्टर हमारे रिजल्टेंट है, इसने ए वेक्टर के साथ एंगल बना दिया बीटा, इसने ए वेक्टर के साथ एंगल बना दिया बीटा। ठीक है, ये चीज हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रही हो, तो ए वेक्टर को मैं ऊपर लिख देता हूं, समझना। अगर रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बना दिया बीटा, तो उस केस में फॉर्मूला जो होता है tan बीटा का वो सेम ही रहता है, वो रहेगा हमारा, ठीक है। देखो बीटा के सामने b पड़ रहा है ना, हाँ, तो b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। अरे सर ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला चेक दिया मैंने कहा, हाँ, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक माइनस आ जाता है। ओके, समझ में आ गया। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में अगर रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया थीटा, तो हमारा अल्फा होता था tan अल्फा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं और मैं बोलूं रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया बीटा, तो tan बीटा होता है बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। ओके ओके ओके, जहां पे थीटा क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब सर ये है कहानी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी बात याद रखो, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए जिस प्रकार से आपने ये वाली बात याद किया था। ठीक है, तो ये चार बातें, एक दो तीन चार, चारों पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लो। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ, गौर से समझना। ठीक है, सिंपल समझो। हमारे पास ए वेक्टर है और हमारे पास बी वेक्टर है, आपने इन दोनों को जोड़ा, आपको मिला सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अगर रिजल्टेंट सी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया अल्फा, तो tan अल्फा होता था बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी cos थीटा। मैंने कहा इतनी बात क्लियर है। अगली बात समझते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया आपने, ठीक है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया और उससे आपको मिला डी वेक्टर। मैंने कहा तो जो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। मैंने कहा हाँ, अगर रिजल्टेंट डी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया बीटा, तो जो tan बीटा होता था वो होता है बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी cos थीटा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सवाल करते हैं इसके ऊपर। अब जैसे ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है,
ये पहला वाला सवाल इजी है, ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार दोबारा से देख लो। ठीक है, देखो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 10 और 20 दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है। उसने बोला है एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 60 डिग्री है। उसने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बेस्ड बाय रिजल्टेंट विद। उसने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसकी पावर 1/2, यही होता है क्या? मैंने कहा हाँ यही होता है। तो अब मैं बार बार इसको लिखूंगा नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो मेरे भाई देख, सी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 420 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जा 4 400 इंटू cos 60 cos थीटा होता है ना, cos 60, यहाँ पे cos 60 आएगा, cos 60 होता है 1/2 और इसका लगा दे मेरे भाई अंडर रूट, तो ये आ गया हमारे पास अगेन 200, तो 200 300, 3 और 4 कितना होगा 700, 700 का मतलब हो गया 10√7 विल बी योर आंसर। अब ये क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, उसने वही पूछा था। उसने एक और चीज पूछी है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, मतलब वो रिजल्टेंट ने जो ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बनाया वो अल्फा की वैल्यू भी जानना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो यहां से टेन अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा, तो वो होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी की वैल्यू है 20 इंटू में साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा √3/2 बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, नीचे दिख रहा है आई गेस, हाँ, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए क्या है 10 प्लस बी क्या है 20 इंटू cos 60 हाफ आ गया, इससे ये कट गया तो इधर 10 आ जाएगा और 10 नीचे बन जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 10√3 बटे 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, तो ये आ गया √3/2। जैसे ही √3/2 आ गया, ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया मेरे भाई tan इनवर्स √3/2, तो दिस विल बी योर अल्फा। ठीक है, उसने ये पूछा था, इसका आंसर भी निकल गया। उसने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट पूछा था, इसका आंसर भी निकल गया। इतना क्लियर है क्या आपको? पहले देख लो इतना क्लियर है क्या, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नीचे, हाँ नीचे कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार दोबारा समझ लो, उसने सी वेक्टर पूछा तो सी वेक्टर में मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और यहाँ से सॉल्व करके ही आ गया। तो उसने अल्फा की वैल्यू पूछी तो मैंने अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, मेरे भाई इसका सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, तो पहले तो आप फर्स्ट पार्ट देख लो, अब बात करते हैं यहाँ इतने एरिया में आएगा सेकंड पार्ट आ जाना चाहिए हमारा। हमें तो हल्की सी लाइन चाहिए, ठीक है दिख भी नहीं रही होगी आपको, खैर इग्नोर मत उसको, वो हमारे लिए काम की भी नहीं है। अब अगला पार्ट क्या है, इफ वेक्टर बी इज रिवर्स। ठीक है, मैं पहले बी वाला पार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, पहले मैं बी नोट कर लूँ क्योंकि, तो ये रहा सवाल। ठीक है, इसको देखिए, अगर मैंने बी वेक्टर को रिवर्स कर दिया, ठीक है, और ए वेक्टर में जोड़ दिया, तो समझना ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, बी वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब माइनस कर दिया यार। ठीक है, तो बी वेक्टर को माइनस कर दिया तो माइनस बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब उसकी डायरेक्शन पलट दी, तो वो बी वेक्टर नहीं रहेगा, वो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और उसको ए वेक्टर में जोड़ा, मतलब बेसिकली ए वेक्टर में, ठीक है, ए वेक्टर के अंदर जोड़ दिया माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में बात करें। मैंने कहा ठीक है, तो अगर बी वेक्टर को रिवर्स किया, उल्टा किया और ए वेक्टर में जोड़ दिया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो यार सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का सवाल है, तो आप लगा लो डी वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, डी वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और इसकी पावर 1/2। ठीक है, यही होगा क्या? हाँ, तो सर ए क्या है, ए है मेरे भाई, ठीक है, ए है मेरे भाई 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, प्लस बी क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 400 इंटू
बोले कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा आपको, तो अभी बताता हूँ। 400, 200, 6 और 7, तो यानी कि 10√7 सेम है, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत की बात तो है नहीं, 10√7 ही आएगा। ठीक है। यार यहाँ डाउट क्या आ सकता है कि सर आपने बताया था अगर दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा नहीं होता है। मैंने कहा हाँ, तो क्या होता है, उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है। तो हो सकता है कोई यहाँ जल्दीबाजी में थीटा की जगह पुट कर दे 180 माइनस थीटा, और बिलीव मी जिसने ये किया उसका सवाल हो जाएगा गलत। ओके, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दो वेक्टर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उनके बीच का एंगल तो सर 180 माइनस थीटा होता है। मैंने कहा एग्जैक्टली, मैंने कहा 180 माइनस थीटा करके ही तो ये फॉर्मूला आया था। अरे अभी बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे आ गया। मतलब ये जो पूरी कहानी है, ठीक है, वो 180 माइनस थीटा करने के बाद ही आई थी, तो अलग से 180 माइनस थीटा मत कर देना। अब आप इसमें थीटा पुट करोगे, क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा करके ही ये फॉर्मूला आया है, तो अब तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो ना, अब तो फॉर्मूला निकाल चुके हो आप 180 माइनस थीटा पुट करके। मैंने कहा हाँ, तो यानी कि यहाँ पर थीटा ही आएगा, याद रखना। ओके, उसने सेकंड पार्ट भी पूछा है, उसने सेकंड पार्ट पूछा है कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वाला बताओ। तो रिजल्टेंट में जो एंगल बना है उसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो हमारा tan बीटा निकालना है। तो tan बीटा क्या होता है? बी साइन थीटा बटे a माइनस बी कॉस थीटा। तो मेरे भाई b साइन थीटा, ठीक है, बटे a माइनस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू रूट, ये देखना ऊपर वाली चीज यही यही सेम चीज हो जाएगी, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, समझा ना? अरे मेरे भाई यही सेम चीज आएगी, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 20√3/2 यानी कि 10√3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 10√3। नीचे कितना आ जाएगा? 10 अपनी जगह, 10 अपनी जगह, यहाँ प्लस की जगह आ गया माइनस, माइनस यहाँ पे आ गया 20 इंटू 1/2 यानी कि 10, तो ये गया नीचे से जीरो बच गया, 10√3/0। सर डिनोमिनेटर ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। फिजिक्स तो बोलती है ये नॉट डिफाइन है, लेकिन सॉरी मैथ्स तो बोलती है नॉट डिफाइन है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो पे तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन अगर ये टेंडिंग टू जीरो होता तो ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर जाती। लेकिन हमारी फिजिक्स में हम इसको इंफिनिटी की ओर बोल सकते हैं कि ये टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो आप समझ लो कि वो वैल्यू इंफिनिटी की ओर जा रही है। और एक बात बता, tan में कौन सा एंगल इंफिनिटी की ओर जाता है? अभी नॉट डिफाइन कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री ना। तो इसका मतलब कि tan बीटा अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसका मतलब बीटा जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो इस वेक्टर को। कैसे? कि सर अगर ये ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर होगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है ना डी वेक्टर, मैंने कहा वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये डी वेक्टर जो कि बिल्कुल ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है, और ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई कहानी, समझे? कि देख लो एक बार, मतलब रफ रफ बना रहा हूं कि अगर ये ए वेक्टर है तो डी वेक्टर उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, सर नीचे क्यों बनाया डी वेक्टर को? परपेंडिकुलर तो ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन हमें पता है ना, हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके बात कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर पलट के नीचे आ जाएगा, तो रिजल्टेंट भी तो नीचे ही आएगा। हाँ, क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैंने बहुत छोटा ही रखा है। ठीक है, जो भी कुछ पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो आपका काम है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और थोड़ा बताना कैसा लगा ये वो, और इसी तरीके से हर एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग खत्म करते जाएंगे विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। तो उस चीज की आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय।